नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दुनिया में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार भारत में भी अब तेज होने लगी है। आपको बता दें कि भारत में भी ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। इनमें से दिल्ली में 54 मरीज मिल चुके हैं। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। राजधानी दिल्ली में 54 मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि हर 4 में से एक मरीज यही मिल रहा है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि 200 में से 77 मरीज ठीक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन के 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इन लोगों के सैंपल 30 नवंबर को लिए गए थे। सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र और दिल्ली में हैं। इन दोनों राज्यों में 54 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 12 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। भारत में वैक्सीनेशन का काम और तेजी से पूरा करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ओमिक्रॉन वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी को भी चकमा देने में माहिर है, इसलिए अब देश में बूस्टर की भी मांग तेज हो रही है। आईसीएमआर के द्वारा जानकारी मिली है। हम सब लोग सचेत हैं और सबसे ज़रूरी काम जो सघन जांच की है वो सघन जांच का काम कर रहे हैं। 2.25 लाख से अधिक औसतन जांच प्रतिदिन हो रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के टेस्ट के लिए सैंपल्स को पहले बाहर भेजना पड़ रहा था, वो बाहर सैंपल्स भेज के टेस्ट कराए गए हैं। अभी तक जितने रिपोर्ट आए हैं उन रिपोर्ट्स में बिहार में कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट का पॉजिटिव केस जानकारी में नहीं आया है। और जो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट कराने के लिए लैब चाहिए था वो आईजीएमएस में लगाया गया है। ये सारे काम किए जा रहे हैं और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हम सब लोग लगातार संपर्क में हैं। ये ऑक्सीजन को लेकर के आपने तैयारी की है, उसका ड्राई रन की बात आ रही है, क्या है सत्यता? नहीं, राज्य में कुल लगभग 125 जगहों पर जो ऑक्सीजन ओजीपी प्लांट है उसको अधिष्ठापित किया गया है और इन प्लांट्स में से सभी जगहों पे जब प्लांट अधिष्ठापित होता है तो उसके बाद ड्राई रन करके उसका एक बार चेक किया जाता है कि ऑक्सीजन प्योरिटी लेवल कितना है। आज 4 पेशेंट की जानकारी मिली है। एक निगेटिव हो गया, एक दिल्ली में केनिया की कोई महिला थी, वो वहाँ एडमिट है, 2 का इलाज किया जा रहा है। बूस्टर डोज के लिए प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है, उनके आदेश का इंतजार है, शायद जल्दी बूस्टर डोज का। 2 ही पार्ट हैं कि पहला केस को स्प्रेड को रोका जाए, दूसरा के इलाज का तैयारी की जाए। तो मुझे लगता है जो इसके स्प्रेड को रोकना सबके हाथ में है और 2 साल का एक्सपीरियंस ये बताता है कि कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, डेल्टा हो, अल्फा हो, बीटा हो या ये ओमिक्रॉन हो, सबको रोकने में सबसे ज़्यादा कामयाब मास्क है। तो घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले। अगर सभी लोग मास्क लगाएंगे तो इसके बढ़ने को रोक सकते हैं, वो हमारे काबू में है। मतलब फैलाने को रुक जाएगा तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज मुझे लगता है कि कई सारे लोग बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, उनको लगता है कि भाई अब ये होगा नहीं। जैसा कि यूरोप में काफ़ी फैला हुआ है आजकल, तो सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सतर्क रहेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे तो मुझे लगता है सब बच सकते हैं। और चलिए अब अपने मुद्दे का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का सबब बना हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर अहम बैठक करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ओमिक्रॉन की समीक्षा को लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक आहूत करेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ सबसे पहले दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा आज उनके द्वारा की जाएगी।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ओमिक्रॉन की बात करें या फिर कोरोना की बात करें, लगातार कहीं न कहीं वो पैर पसारता हुआ नज़र आ रहा है और दिल्ली के अंदर भी लगभग 54 के करीब केस आ चुके हैं और पूरे देश की बात करें तो पूरे देश के अंदर लगभग 200 के ज़्यादा केस आ चुके हैं। तो कहीं न कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हों, लगातार अब प्रयास करती हुई नज़र आ रही है और इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने भी एक फैसला लिया है कि जिसके अंदर क्रिसमस के त्योहार यानी कि फेस्टिवल जितने भी थे क्रिसमस के लिए उनको सबको रद्द कर दिया गया है। नए साल के जो कार्यक्रम हुआ करते थे वो भी सारे रद्द कर दिए गए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री आज एक अहम बैठक करेंगे जिसके अंदर बड़े अधिकारी दिल्ली के सभी शामिल होंगे, चाहे वो डीएम हो या फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो या फिर और बड़े नेता हो। मगर लगातार कहीं ना कहीं कोरोना की जो स्थिति है या फिर कहें नए वेरिएंट को लेकर जो स्थिति है उसको कहीं ना कहीं हर तरीके से अब गौर किया जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं स्थिति कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर वेरिएंट जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर बनी हुई है राज्य सरकारों की भी और केंद्र सरकारों की भी। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं क्रिसमस के तो फेस्टिवल थे उनको सबको रद्द कर दिया गया है। यहाँ तक कि कैसे नए साल के जो कार्यक्रम थे उनको सबको रद्द कर दिया गया है। शादी समारोह के जो अंदर जो कार्यक्रम हुआ करते थे जिसके अंदर गैदरिंग सबसे ज्यादा हुआ करती थी उसके अंदर भी एक लिमिट बना दी गई है। 200 लोगों को शामिल करने की अनुमति दी गई है। यानी कि अंतिम संस्कार है उसके अंदर 50 लोगों की मिलने की कह सकते लोगों की अनुमति दी गई है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से अब कोरोना की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कुछ खामियां भी देखने को मिल रही है जो बाजारों के अंदर देखने को मिल रही है, जहां पर अधिकारी सिर्फ नाम के लिए मौजूद है, सिर्फ कागजों के अंदर, मगर धरातल पर कोई भी अधिकारी बाजारों के अंदर नहीं नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर नजर भी देखने को मिल रहा है कि अधिकारी और प्रशासनिक लोग जो हैं वो बाजारों में नजर नहीं आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर अगर स्कूलों को लेकर हम उठाएं राजीव, तो पहले ही स्कूल बंद कर दिए गए थे प्रदूषण के चलते, अब ओमिक्रॉन का भी खतरा मंडरा रहा है। तो क्या माना जाए कि 1 साल और बच्चों का खराब होने वाला है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कोरोना की स्थिति के अंदर लगभग 1.5 साल के करीब स्कूल बंद रहे थे और उसके बाद में जब स्कूल खोले गए तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की स्थिति आ गई और लगातार उसको कंट्रोल करने के लिए फिर दोबारा से स्कूल बंद कर दिए गए। मगर अब जैसे ही 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूल खोले गए थे फिर दोबारा से वही स्थिति आ चुकी है। लगातार फिर प्रयास लगाए जा रहे हैं कि स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं पूरे साल की जो प्रक्रिया है यानी कि कह सकते हैं बच्चों की जो पढ़ाई है वो फिर अंधकार में जा सकती है और लगातार कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए अब दिल्ली सरकार के पास फिर वही माध्यम रह जाएगा ऑनलाइन का। और ऑनलाइन की जो पढ़ाई है वो इतनी सक्सेस नहीं है जो बच्चे चाहते थे कि जो स्कूलों के अंदर पढ़ाई होती है, मगर लगातार जो इंटरनेट की जो माध्यम से पढ़ाई हो रही थी वो भी कहीं ना कहीं बच्चों की जो पहुंच से बाहर होती नजर आ रही है क्योंकि इंटरनेट भी अब महंगा होता नजर आ रहा है। जी चलिए, शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अब तक 54 मामले ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। तो दिल्ली और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं। इन सब के बीच बाजारों में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है वो इस समय चिंता का सबब बनी हुई है। सीएम के द्वारा आज एक उच्च स्तरीय बैठक ली जाएगी। अब इस बैठक में क्या चर्चा होती है, क्या कोई और नए गाइडलाइंस जारी होते हैं, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से हालात जो है वो बेकाबू ना हो। ना सिर्फ दिल्ली में, पूरे देश में हालात खराब ना हो, इसके लिए सभी राज्य सरकारें लगी हुई हैं और आज पीएम के द्वारा भी एक उच्च स्तरीय बैठक की जानी है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। हमारे देश में भी इसकी रफ्तार तेज होती जा रही है। केंद्र सरकार ने भी इस बात को लेकर आगाह किया है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। ओमिक्रॉन से बचाव में सावधानी बेहद जरूरी है। आपको यहाँ हम बता दें कि इम्यूनिटी बूस्टर की मांग तेज हो रही है। महामारी और संक्रामक विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि ओमिक्रॉन से बचाव में मास्क लगाना, सही वेंटिलेशन रखना और वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना ही हथियार है। घर से बाहर जाए बिना जिनका काम नहीं चल सकता है, बस उन्हें ही बाहर निकलने की ज़रूरत है। सिर्फ घूमना फिरना है तो बाहर बिल्कुल ना निकले। ओमिक्रॉन हो या कोई भी वेरिएंट, बुजुर्गों में इसका खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए उन्हें कोविड युक्त व्यवहार करने की बेहद ही ज़रूरत है। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा कि अब तक के मिले डाटा के अनुसार ओमिक्रॉन में हल्की बीमारी के ही लक्षण दिख रहे हैं। अभी हमें इसके बारे में और डेटा चाहिए। जैसे जैसे मामले बढ़ेंगे इसके लक्षणों के बारे में और जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन ज़्यादा संक्रामक है और इससे बचाव में
दो चीजें बेहद जरूरी हैं, एक वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना और दूसरा है कोविड नियमों का पालन करना। वहीं बूस्टर की मांग अब तेज होती हुई नजर आ रही है। अभी कई लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगी है। ऐसे में सबसे पहले तो यही जरूरी है कि लोगों को दोनों डोज लग जाए वैक्सीन की। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने भी कहा है कि भारत में बूस्टर डोज पूरी तरह वैज्ञानिक निर्णय होगा। जरूरत और समय के हिसाब से लोगों को बूस्टर दिए जाने पर विचार किया जाएगा। वहीं दिल्ली के ILBS अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर SK सरीन का कहना है कि बूस्टर बेहद जरूरी है। जब किसी वैक्सीन के 2 डोज लेते हैं तो सुरक्षा स्तर विशेष रूप से 3 से 6 महीने के बाद कम हो जाता है। तीसरी डोज या बूस्टर के बाद गंभीर संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम हो जाती है। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई लोगों का और विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि फिलहाल पर्यटन को रोक देने में ही भलाई है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। अमित, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल ओमिक्रॉन को लेकर क्या कुछ स्थिति है? इसके अलावा हालात बेकाबू ना हो तो एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें चंडीगढ़ में तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो पहले एक केस के आने की जानकारी मिली थी, पर बाद में जब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया तो रिजल्ट नेगेटिव आया था। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे 2 और अगर हम कहें संदिग्ध मिले हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। ऑल ओवर अगर हम बोले चंडीगढ़ में अभी हर एक केस कंट्रोल्ड है और अभी तक चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन का कोई भी वेरिएंट सामने नहीं आया है। ऑल ओवर बोले तो चंडीगढ़ में स्थिति बहुत स्टेबल है और ऑल ओवर माहौल काफी ज्यादा कंट्रोल्ड है। अगर हम बात करें तैयारियों की तो चंडीगढ़ के सभी हॉस्पिटल्स ने अपनी तरफ से सख्ताई बढ़ा दी है। अगर आपने किसी भी हॉस्पिटल में एंट्री करनी है चंडीगढ़ के तो आपको पहले एक RT-PCR की टेस्ट करवानी पड़ेगी। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तब आपको टेस्ट की जरूरत। अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो ये भी देखने में आया था कि पंजाब सरकार ने कड़े निर्देश दे दिए हैं कि जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे आपको सैलरी नहीं मिलेगी। हरियाणा में तो अब ये प्रतिबंध लगा दिया गया है कि बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ऐसे में चंडीगढ़ क्योंकि एक UT भी है तो यहाँ के लिए क्या कोई इस तरह के खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं अभी तक? देखिए, चंडीगढ़ में एज सच अभी तक इससे रिलेटेड कोई दिशा निर्देश अभी तक जारी नहीं किए गए। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स को लेके दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें हॉस्पिटल्स की बात की गई कि आपको हॉस्पिटल में एंट्री के लिए आपको RT-PCR चाहिए, पर इसके अलावा अभी तक और कोई नई गाइडलाइंस इश्यू नहीं की गई। हाँ, मास्क को लेकर सख्ताई जरूर की जा रही है, जगह जगह चालान जरूर बढ़ा दिए गए हैं और दोबारा से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, उसको रिलेटेड ड्राइव्स की जा रही है, वैक्सीनेशन पे दोबारा से जोर दिया जा रहा है। पर ऑल ओवर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की तरह अभी तक चंडीगढ़ में एटलीस्ट और कोई सख्ताई नहीं की गई है। अगर हम बात करें कंट्रोल की तो एनवायरनमेंट जरूर कंट्रोल रखा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो भी व्यक्ति बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं उसका डाटा रखा जाए और जितना हो सके लोगों को अवेयर किया जाए। जी बिल्कुल, क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर किसी तरह की सख्ती देखने को मिल रही है बाजारों में, क्योंकि दोनों एक तरीके से ऐसे ओकेजन है जहां पर बाजारों में भीड़ उमड़ती है और पार्टीज होती हैं। तो जब इस तरह की गैदरिंग होती है तो कहीं ना कहीं स्प्रेडिंग का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए अमित, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय इस समय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा के लिए ये बैठक होनी है। आपको बता दें कि दिल्ली के CM केजरीवाल भी इस समय चिंतित है और उनके द्वारा भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि कोई ना कोई बड़ा फैसला देश की सरकार यानी कि PM मोदी के
द्वारा लिया जा सकता है, ताकि जो हमने कोविड की दूसरी लहर में स्थितियां देखी थी वो एक बार फिर से हमारे देश में ना पैदा हो सके। ओमिक्रॉन वेरिएंट वैसे भी ज्यादा संक्रामक है और बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में इसकी सुपर स्प्रेडिंग को रोकने के लिए किस तरह की अभी यहाँ तैयारियां चल रही हैं देश में, ये देखने वाली बात रहेगी। पीएम मोदी के द्वारा क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। तमाम चीजें अभी भविष्य के गर्त में है। बैठक होगी, बैठक के बाद इन सारी चीजों का, इन सारी बातों का जो है खुलासा हो पाएगा। बहरहाल जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति के हिसाब से अब ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने अपने हिसाब से कोविड नियमों का पालन करे, ताकि दूसरी लहर में जो स्थितियां हमारे देश में उत्पन्न हुई थी वैसी स्थितियां दोबारा उत्पन्न ना हो और ऑक्सीजन की कमी ना हो सके। इसके लिए हर राज्य, हर जिले को अभी से तैयारी करके रखनी होगी, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट लगाना हो या फिर केंद्र सरकार से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग करना हो। जो भी तैयारियां जिले के हिसाब से जिलावार की जा सकती हैं वो अभी से करके रखनी होंगी। वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए सभी तरीके की तैयारियां करनी होंगी, ताकि हम कोविड की दूसरी लहर में जो भुगत चुके हैं वो ना भुगतें। एक बार फिर से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। विदेशी कार्यों को अंगीकार करते हुए हम प्रदेश के अन्नदाता किसानों के उन्नयन के माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक सम्मेलन को, एक समारोह को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि कितना खतरनाक ये वेरिएंट है और राज्यवार इसकी क्या कुछ स्थिति है, तमाम जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि पर्यटन से जो है ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है। हालांकि सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो केस है वो दक्षिण अफ्रीका में आया था, लेकिन अब ये दुनिया के लगभग हर देश में जा रहा है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। WHO ने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट काफ़ी खतरनाक है। ऐसे में अगर इतनी जल्दी इसके केस बढ़ेंगे तो स्थितियां बेकाबू होती जाएंगी और स्थितियों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ना सिर्फ हमारे देश में, लगभग दुनिया के हर देश में इस समय ओमिक्रॉन ने अपने पैर पसार लिए हैं और स्थितियां खराब होती जा रही हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल ओमिक्रॉन को लेकर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि महाराष्ट्र भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस हैं। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए जिस तरह से मुंबई में, महाराष्ट्र में सबसे पहले कोरोना की रफ्तार एकाएक तेज हुई थी, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया। उसके बाद लगातार एहतियातन तमाम पाबंदियां लगाई गई। लेकिन इस बीच एक बार फिर देखा जाता है कि मुंबई में एक बार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगता बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसमें सरकार ने एक बार फिर से कड़ी गाइडलाइन के साथ साथ लोगों को अलर्ट किया है कि अगर लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो आने वाले समय में एक बार फिर से मुंबई को लॉकडाउन झेलना पड़ सकता है। हालांकि मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस दोनों को अलर्ट किया गया है और लगातार ये देखा जा रहा है कि रोड, गली, मोहल्ले में लोग चलते हुए अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो महानगर पालिका के तमाम जो वॉलंटियर्स लगाए गए हैं वो लगातार जांच कर रहे, देख रहे हैं और फाइन मार रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने और मुंबई महानगर पालिका ने इस फाइन को डबल कर दिया, यानी कि मास्क नहीं लगाने पर जो फाइन 200 रुपया हुआ करती थी अब उसको बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार देखा जाता है कि लोग काफी लापरवाही बरतते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी की गई है यहाँ पर सत्यप्रकाश? देखिए पल्लवी जी, पिछले दिनों हमने चैनल पे दिखाया था कि मुंबई में मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस लगातार मुंबई में प्रवेश करने वालों को लेकर लगातार जांच की जा रही है। चाहे वो किसी भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आ रहे हो, बस के माध्यम से आ रहे हो, ऑटो रिक्शा के माध्यम से आ रहे हो या फिर बाइक के माध्यम से आ रहे हो, मुंबई पुलिस लगातार मुंबई में प्रवेश करने से पहले चेक कर रही है कि आपने वैक्सीन की दोनों डोज ली है नहीं। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है उन्हें तुरंत वैक्सीनेशन सेंटर ले जाया जाता है और वैक्सीन की डोज दिलवाई जाती है। यानी कि साफ तौर पे कहें तो मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार खुद लोगों को अलर्ट करती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले ले। लेकिन कई बार देखा जाता है कि अभी तक काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने
वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लिया है, उसको लेकर सरकार लगातार बीएमसी को अलर्ट की है कि लगातार लोगों से पता लगाएं, जानकारी निकालें कि कौन लोग अभी वैक्सीन नहीं लिए हैं। तो जाहिर तौर पर वैक्सीन को लेकर लगातार सरकार जो है कहीं कहीं अलर्ट है। बिल्कुल, और वैक्सीनेशन काफी बड़ा हथियार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। खास मेहमान इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, जो कि एक्स डीजीएमई है उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सवाल यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जितनी तेजी से हमारे देश में पैर पसार रहा है, भविष्य के लिए आप क्या देख रहे हैं? क्या स्थितियां जो कोविड की दूसरी लहर के दौरान हमने देखी थी वही बनती हुई नजर आ रही हैं? जी, एक तो मैं अपने दर्शकों को और जो ये हमारा देख रहे हैं लाइव, तो उनको मैं एक बात से वो आश्वस्त कर दूं कि ये दूसरी लहर की तरह भयानक या भयंकर प्रतीत नहीं हो रही है और ना इस तरह हालत होगी। किंतु लाभ चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे जनता की तरफ से हो, चाहे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, हम इसमें लापरवाही का ये लेश मात्र भी कारण नहीं है। हमें पूरी सजगता से, हमें पूरी उससे वैक्सीनेशन पे फोकस करना है। इसके साथ जो ट्रिपल टी है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और इसके बाद और ये टीकाकरण, ये जो है उस पर जोर देना है। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अभी पालन करते हैं। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमारे यहाँ दिन दूने चौगने बढ़ रहे हैं, 250 करीब पहुंच गए, 250। तो हम उस कड़ाई से आज से 15 दिन बाद करें, उसको चाहिए आज ही से कर दें, आज ही से कड़ाई करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग था, भीड़ भाड़, शादी ब्याह, पार्टी, बारात, मीटिंग, इसके बारे में सरकार को तुरंत स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। हाँ, बच्चों और किशोरों का टीकाकरण, जैसा कि मैं पहले भी आपके चैनल से कह चुका हूं कि कानपुर में हमने बच्चों का कोवैक्सीन का ट्रायल किया था, वो बहुत ही सफल रहा, सुरक्षित है और बच्चों में 80 to 90% प्रोटेक्शन है। हालांकि ये अभी सरकार ने इसके ऊपर नीति निर्णय नहीं लिया है। मैं फिर सरकार से गुजारिश करूंगा जल्दी से निर्णय लें तो बच्चों किशोरों करें। हालांकि दुनिया भर की स्टडी ये कह रही है, साउथ अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका की, बच्चों में ये भयानक नहीं होगा। और अपने देश में तो और जो ये जो आपकी हार्ड इम्यूनिटी है वो भी बच्चों में आ रही है, लेकिन केवल हार्ड इम्यूनिटी के सहारे हम नहीं रह सकते हैं। हमें जो कोविड-19 के प्रिवेंशन के बचाव के जो मूलभूत है चीज कि हाथ, उसकी सफाई, सैनिटाइजर का प्रयोग, मास्क का प्रयोग कंपलसरी कर देना चाहिए। कोई भी बिना मास्क के घर के बाहर ना निकले। टीकाकरण जबरदस्ती करें। मैं आपसे यूज कर रहा हूं, जैसे पोलियो में हमने किया था, टीकाकरण को हर तरह से साम दाम दंड भेद, जो आपने जैसा भी बताया कि कई लोग हैं जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लगाई, उनको बिल्कुल हर तरह से कन्विंस करके जैसे करें टीकाकरण करवाएं और टेस्टिंग बढ़ाई जाए, जीन सीक्वेंसिंग की लैब बढ़ाई जाए, इसी से हम कंट्रोल कर पाएंगे। जी सर, बूस्टर डोज की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो अभी आपको जरूरत महसूस हो रही है बूस्टर डोज की? देखिए, मेरा अगर व्यक्तिगत राय दें, क्योंकि मैं तो विभाग का महानिदेशक भी रहा हूं, मैं ट्रायल भी करा, मैं डॉक्टर भी हूं और आज भी एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड का, कोविड फैसिलिटीज का, 100 बेड का बच्चों का उसका इंचार्ज भी हूं। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि बूस्टर डोज लगाने का वक्त आ गया है और ये लगाई जाए। इसमें सरकार के नीतिगत लोग जो बैठे हैं दिल्ली में पीएमओ में, तो हमारे प्रोफेसर वी.के. पॉल, बाय द वे वो मेरे सहयोगी भी हैं, वो एक बाल रोग विभाग के अध्यक्ष भी रहे जैसे मैं रहा हूँ, उनको और उनकी टीम को निर्णय लेना है। आज तक गहन विचार विमर्श जारी है। जो कल मेरी बात हुई उनसे, तो अभी तक वो निर्णय नहीं ले पाए हैं, वो और इंतजार करने की बात कह रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत मेरा मत है कि बूस्टर डोज शुरू करते हैं, खासकर डॉक्टर, पैरामेडिकल और फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, हमारे बैरियर्स हैं, पुलिस है, होमगार्ड है, एम्बुलेंस है, नर्सेज हैं, इन सबको शुरुआत में करते हैं। और जो सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, इन सबको जो 60 साल से ऊपर के हैं बूस्टर शुरू कर दें और जैसे ही आए वो इसका निर्णय लें, क्योंकि नीतिगत निर्णय है। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है, वैसे तो भारत सरकार के जो कोविड-19 की जो हाईएस्ट कमेटी है, जिसके वी.के. पॉल साहब, प्रोफेसर वी.के. पॉल एम्स के विभागाध्यक्ष पूर्व हैं, वो अपने निर्देशन में उस पर निर्णय करेंगे। उन्होंने अभी कल तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
वेट एंड वॉच बूस्टर डोज के बारे में वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। डॉक्टर्स अपने अपने लेवल पर जो है रिसर्च करते रहते हैं, उनका अध्ययन चलता रहता है। तो रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि आपने अगर दोनों डोज लगवा ली है वैक्सीन की तो उसके 6 महीने बाद वैक्सीन का जो प्रभाव है वो शरीर में कम होने लगता है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस रिपोर्ट से? बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल। ज्यादातर केसेस में यही होता है, और ये केवल इस वैक्सीन के साथ नहीं, कई एक वैक्सीन हैं, एंटीवायरल वैक्सीन है, उसमें कुछ वैक्सीन हैं, खासकर किल्ड वैक्सीन जो है, किल्ड जो जैसे हमारी ये कोविड-19 की किल्ड वैक्सीन कहलाती है, इनएक्टिवेटेड है। ये वायरस है, लेकिन वायरस बीमारी नहीं करेगा, ये वैक्सीन इम्यूनिटी करेगा। तो इनके साथ है कि कुछ समय के बाद इनकी इम्यूनिटी कम होने लगती है और बूस्टर की डोज पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, रिसर्चर भी हूँ और प्रशासक भी रहा हूँ, कि बूस्टर डोज के बारे में सरकार जल्द से जल्द सोचे। शुरुआती दौर में ये हाई रिस्क या कोरोना वॉरियर्स या पैरामेडिकल्स या जो भी हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनको लगाए कम से कम, और जो सीनियर लोग हैं जो रिस्की हैं, और बाद में जब इनके पास शायद अवेलेबिलिटी का कुछ मुद्दा मुझे लगता है, तभी उससे मैं सोच रहा हूँ, ये सरकार खुल के नहीं आ रही है कि इतने लोगों के लिए बूस्टर क्या अवेलेबल है डोजेस। जी बिल्कुल सर, ये देखिए बात तो सीधी सी है कि पहले तो दोनों डोज लग जाएं वैक्सीनेशन की, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों में अभी भी पता नहीं किस तरह की संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ओमिक्रॉन जिस तरह का वेरिएंट है वो तो वैक्सीनेटेड, जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी संक्रमित कर रहा है। तो ऐसे में क्या सलाह आप देंगे कि इनिशियल लेवल पर जो लोग हैं वो किस तरीके से खुद को बचा सकते हैं? हाँ, देखिए, जो मूलभूत है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, नंबर 1, अच्छा मास्क 2 या 3 लेयर का N95 या कपड़े का 3 लेयर का मास्क घर से बाहर निकलते ही लगा लें। इसको अपनी ड्रेस, वेशभूषा का हिस्सा बना ले हर कोई, 5 साल से ऊपर के बच्चे, किशोर एवं बड़े लोग। 1, 2, भीड़ भाड़, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ से बचें। शादी, व्यवहार, 13वीं मीटिंग, सभा, इन सबको भूल जाए। और तीसरा, अगर हमको बुखार या कोई लक्षण है, मास में सरकार इनकी टेस्टिंग कराए, केवल ये नहीं जिनको सिम्टम है, जिससे कि हमें पता तो लगे कि समाज में सब क्लिनिकल कितने केसेस है। जीन सीक्वेंसिंग कराई जा रही है, इनकी लैब बढ़ाई जाए। और जैसा कि आपने कहा कि ये अच्छी बात है कि 2 डोज टीके की लगने के बाद बीमारी बड़ी नहीं होगी, ऐसा देखा गया है, और इन्फेक्शन हो सकता है ओमिक्रॉन के, उससे इन्फेक्शन हो सकता है 2 डोज के बाद, लेकिन निमोनिया या गंभीर स्थिति नहीं हो रही है। वेस्टर्न स्टडीज ये कह रही हैं, हम लोग भी यही सोच रहे हैं, लेकिन चूंकि इसके बारे में अभी ज्यादा मालूम नहीं है हम डॉक्टरों को या रिसर्चर को, तो आने वाले कुछ दिनों में और स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन 2 डोज लगाने वालों को इसकी गंभीरता डेफिनेटली कम होती है। इन्फेक्शन हो सकता है, गंभीर बीमारी के चांसेस ना के बराबर है। जी बिल्कुल सर, अगर हम लक्षणों की बात करें ओमिक्रॉन वेरिएंट के, तो इसके लक्षण क्या डेल्टा प्लस से अलग हैं और किस तरह, क्या ज्यादातर जो मामले आए हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 90% केसेस में ये एसिम्प्टोम है, पता ही लगता। हल्का सा बदन दर्द हुआ, हल्का सा बुखार, हल्का सा जुकाम या हल्का पेट में हुआ और ये खत्म हो जाता। लेकिन जिसको हल्का हुआ है, ये नाजुक लोग, जो कोमॉर्बिड लोग हैं, या जो क्या कहें कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, या सीनियर सिटीजन है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हमारी गर्भवती महिलाएं हैं या कुपोषित बच्चे हैं, ये इन्फेक्ट कर सकते हैं उनको। खुद में इनके बड़े लक्षण नहीं होंगे। तो ये आप देखिए, ये विडंबना की बात है। तो ऐसे हमारे जो क्या कहते हैं नॉन टिपिकल लक्षण जो होते हैं, एटिपिकल, इनको भी टेस्टिंग करनी चाहिए, ट्रेस करें और इनके कंटेनमेंट के बारे में सोचें। जी बिल्कुल। और अभी हमने सर देखा कि दिल्ली में कड़े प्रतिबंध लगना शुरू हो गए हैं, तो क्योंकि आप भी बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि प्रतिबंध लगाने होंगे तभी हालातों पर काबू पाया जा सकता है, पूरे देश में इस तरह के प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। अभी पास में ही क्रिसमस आ रहा है, फिर कुछ दिनों बाद न्यू ईयर भी है, तो ऐसे में यूथ को बड़ा रहता है क्रेज कि वो बाहर जाए, पार्टीज करें, इस तरह की गैदरिंग होती है। तो अभी हाल फिलहाल में जरूरत महसूस हो रही है कि इन तमाम चीजों पर एकदम सख्ती से प्रतिबंध लग जाने चाहिए। बिल्कुल, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं जी? जब हमारे पास 50,000 1 लाख दिन हो जाएंगे, यही टाइम है इनके फैलाव को रोका जाए। और इनको ट्रिपल टी वाला जो सिस्टम बताया था आपको कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट,
और टीकाकरण, ये 4 हमने सर जोड़ दिया। एक सवाल है मेरा, कोविड की जब सेकंड वेव आई थी पूरे देश में एकदम त्राहिमाम की स्थिति हो गई थी, उस समय किस तरह की गलतियां हम लोगों से हुई हैं जिन्हें फिर से ना दोहराए जाने की आवश्यकता है, चाहे वो लोगों से हुई हो या फिर सरकार से हुई हो? जी बिल्कुल सही, क्योंकि मैं कोविड मैनेजमेंट के बड़े अस्पताल का हिस्सा रहा हूँ जी सर। और आज भी हूँ, तो कह सकता हूँ कि वास्तव में त्राहिमाम हुई थी। लेकिन हमारी सरकार की नीति, हमारे डॉक्टर्स की और सबके मिलजुले प्रयास से हमने तैयारी बहुत अच्छी बेहतर की है। और इसमें चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत और नियत पर कोई शक नहीं। सरकार हमारी, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं, कंसर्न है। सभी अस्पतालों में बड़े बड़े, चाहे सरकारी या प्राइवेट, बताया ना, मैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कानपुर के उसका डीन हूँ, और हमने ऑलरेडी 100 बेड अपने बच्चों किशोरों के लिए आरक्षित कर दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वेंटिलेटर के साथ। इसी तरह सरकारी अस्पतालों में भी पूरे अलर्ट पे हैं, ऑक्सीजन प्लांट लग गया है ज्यादातर में, और हम पूरे तैयार हैं। सेकेंड वेव की जो एक क्या कहें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, ऐसी स्थिति की संभावना मुझे नहीं लगती है। सरकार, प्राइवेट, हम डॉक्टर सब लोग अलर्ट हैं और पूरी तैयारी है। पिछली वेव के जो कमियों से हमने बहुत कुछ सीखा है, सरकार ने भी सीखा है, पब्लिक को भी सीखना चाहिए। अब वो स्थिति नहीं आने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। जी बिल्कुल सर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुज तिवारी कानपुर से हमारे संवाददाता हैं। अनुज, अगर हम कानपुर की बात करें तो किस तरह की तैयारियां अभी देखने को मिल रही हैं ओमिक्रॉन से बचाव के लिए, क्योंकि पूरे देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल पल्लवी, इस समय हम ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अगर ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं तो पहले हम बात करते हैं डेल्टा की, फिर उसके बाद बात करते हैं डेल्टा प्लस की, और अब आज है ओमिक्रॉन। देखिए, जब डेल्टा आया था तो लोगों को पता चला कि एक कोरोना नाम की चीज है जिससे समाज में स्थितियां हैं, और देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व ही इस प्रकार की चीजों से जूझ रहा था। उसके बाद जब दूसरी लहर आई डेल्टा प्लस की, तो उस डेल्टा प्लस में हमने देखा कि शमशानों में जगह तक नहीं मिली थी शवों को जलाने के लिए, या इवन ये परिस्थितियां थी कि कोरोना काल में जो व्यक्ति, अगर घर का सदस्य खत्म हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी उसकी, तो घर के सदस्य को ही उसको कंधा देने के लिए रोक दिया जाता था, उसे नहीं छूने दिया जाता था, यानी कि उस मृत शरीर को उसके अपनों का कंधा भी नहीं मिलता था। फिर अगर हम देखें, अब तीसरी लहर की बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन की, तो उस ओमिक्रॉन की तैयारी को लेकर के हालांकि उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगभग 5000 डॉक्टरों को प्रशिक्षित कर दिया गया है तीसरी लहर के मद्देनजर। वहीं लगभग 8700 पैरामेडिकल और स्टाफ नर्स भी तैयार कर ली गई है, जबकि 551 ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो लगभग 6700 के आसपास बेड आरक्षित कर दिए गए हैं, जिसमें 3459 के आसपास जो वेंटिलेटर बेड हैं वो आरक्षित कर दिए गए। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं, जिला वाइज की बात करते हैं, तो प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड और जबकि जिला अस्पताल में 50 बेड निश्चित किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी निर्धारित किया गया है कि जिस भी जिले में ओमिक्रॉन के वेरिएंट ज्यादा पाए जाते हैं तो वहां डेडिकेटेड जो अस्पताल होंगे जिले के, उनको एक्टिव कर दिया जाएगा, और वहां पर स्पेशली जो 50 बेड है उनमें से 18 बेड तो कोविड मरीजों के लिए सुरक्षित किए गए हैं। लेकिन ये सारी तैयारियां तो उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई हैं, क्योंकि बैठक भी जारी हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पल्लवी, तो लगभग 250 से अधिक केस आ चुके हैं अभी तक ओमिक्रॉन के। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग ने 213 केसों की तुलना की, मतलब स्पष्टीकरण किया कि 213 ही केस हुए। लेकिन अगर देखिए, हम पहली बात करते हैं कोरोना, फिर सेकंड में दूसरी लहर, अब हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। तो इसके अलग भी अगर हम देखते हैं पल्लवी, तो राजनीतिकरण जो हो रहा है, देखिए चुनाव 2022 का चुनाव बिल्कुल सर पर लगा हुआ है। आज काशी में मुख्य प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे हैं, वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं, और अलीगढ़ में अखिलेश यादव और जयंत की भी रैली हो रही है। इस तरह की जो रैलियां हो रही हैं, क्या इस तरह की रैलियां ओमिक्रॉन को दावत नहीं देंगी? इस तरह की रैलियों में क्राउड बढ़ेगा।
बिल्कुल अनुज, आपकी बात एकदम सही है। इस तरह की रैलियां कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर को ही दावत दे रही हैं और यही बड़ी वजह है कि अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे, क्योंकि अगर सख्त कदम उठा लिए, कड़े प्रतिबंध लगा दिए, तो इस तरह की रैलियां और जनसभाएं नहीं हो पाएंगी और चुनाव में प्रचार किस तरीके से हो पाएगा। तो यही सारी चीजों को देखते हुए सरकारें अभी ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगा रही हैं, जो कि चिंता का विषय है और बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है अगर इसी तरह की हालात बने रहे तो। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अनुज तिवारी, आप भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, एक सवाल और है सर कि डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट में जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता था कोविड पेशेंट को, क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भी सेम वैसा ही ट्रीटमेंट है? सर आवाज मिल रही है आपको डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी? जी सर मेरा सवाल ये है कि कोविड के जितने भी अभी तक म्यूटेंट आए हैं उनमें ट्रीटमेंट का जो भी प्रोसेस था, क्या ओमिक्रॉन के लिए भी सेम ट्रीटमेंट है? जी बिल्कुल, देखिए कि इसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि हम ये दवाई एंटीबायोटिक दें और ये वायरस खत्म हो जाए। ये लक्षणों के हिसाब से इलाज होता है, रोगी की स्थिति के हिसाब से कि कहाँ कहाँ वायरस का हमला है। फेफड़ों में है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, किडनी में है, हार्ट में है, ब्लड में है, इसके हिसाब से सिम्टोमेटिक सपोर्टिव। लेकिन मोटा मोटा ये है कि व्यक्ति की जो इन्फेक्शन है उसकी टेम्परेचर के अलावा, जैसे कि निमोनिया के लक्षण तो नहीं है, उसके गुर्दे में तो कोई लक्षण नहीं है, यूरिनरी लीवर में तो कोई नहीं है, ब्रेन में तो कोई नहीं है, उसके हिसाब से लक्षणों के हिसाब से इसका इलाज होता है। कोई स्पेसिफिक 100% फुल प्रूफ कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, लक्षणों के हिसाब से होता है। बीमारी कहाँ पे फैली है, क्या उसके कॉम्प्लिकेशन है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, उसके हिसाब से होती है। जी सर, स्टेरॉइड के इस्तेमाल पर अभी आप क्या विचार प्रकट करना चाहेंगे? जरूरी है इसका इस्तेमाल अगर स्थितियां ज्यादा गंभीर हो जाएं तो? स्टेरॉइड का प्रयोग बहुत ही समुचित तरीके से क्वालिफाइड डॉक्टर से राय से ही करना चाहिए और इसका इनडिस्क्रिमिनेट या कहें बिल्कुल नहीं, इधर उधर फालतू का उपयोग कतई नहीं करना चाहिए। उससे फायदे की जगह नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा है। जनता इस बारे में सचेत रहे, स्टेरॉइड खुद न ले, न डॉक्टर से कहें, अगर डॉक्टर उचित समझे तो इसका प्रयोग कर सकता है। जी बिल्कुल। और सर पैरासीटामोल के इस्तेमाल को लेकर, क्योंकि इस तरह की भी बातें सामने आ रही थी कि ज्यादा अगर आप पैरासीटामोल लेते हैं तो इन्फेक्शन का भी खतरा ज्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको आपके बड़े व्यूअर्स को बता दूं कि बुखार जो है, फीवर 99% केसेस में इज ए गुड थिंग। अगर वो 100-101 तक है, ये हमारी बॉडी को बेटर तरीके से वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी तैयार करता है, जो कि फायदे। लेकिन अगर बुखार 101, 102, 103 जा रहा है तो पैरासीटामोल का प्रयोग ले सकते हैं, लेकिन तुरंत अपने डॉक्टर की राय लें, उसकी राय के हिसाब से आगे की दवाई लें। खुद डॉक्टर ना बने, ना भंडारण करें, ना ऑक्सीजन के सिलेंडर रखें, ना मास्क थोक में रखें, ना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखें। जैसे पिछले बार मुझे याद है, ठीक है ना, पहले सिम्टम होते ही तेज बुखार में पैरासीटामोल दे दें और तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर से संपर्क करके आगे का इलाज करें। जी सर, आखिरी सवाल है मेरा, अभी आप क्या सलाह देंगे तमाम हॉस्पिटल्स को, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को कि किस तरीके से पहले से ही सारी व्यवस्थाएं अभी रख लेनी चाहिए? क्योंकि पिछली बार ऑक्सीजन की कमी से क्या स्थितियां पैदा हुई थी सबने देखी हैं, तो अब उस तरह की गलतियां ना हो, उसके लिए आपकी सलाह? जी, ये खुशी की बात है कि जैसे ही इक्का दुक्का केस ओमिक्रॉन के मिलने लगे, सरकारी मशीनरी फिर एकदम हाई अलर्ट मोड पे आ गई और सभी सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा जिला लेवल के ऑलरेडी मॉनिटरिंग करी जा रही है, मॉक ड्रिल करी जा चुकी है, जिसमें कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें की वार्ड, ऑक्सीजन की उपलब्धता, ऑक्सीजन का जो हमारा टैंक होता है, जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पैरामेडिकल, उसमें डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल से लेकर के मूलभूत सुविधाओं की मॉक ड्रिल कर ली है। मरीज जैसे आएगा कैसे करेंगे और SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर,
ऑलरेडी उनकी रिहर्सल चल रही है। सरकार पिछली भूलों से चेती है और पहले से ही बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पब्लिक बिल्कुल पैनिक ना हो और वो घबराए नहीं। सरकारी और प्राइवेट बड़े बड़े अस्पताल जो डेडिकेटेड कोविड के अस्पताल के रूप में कन्वर्ट किए गए थे वो फिर एक्टिवेट हो गए हैं और किसी संभावित तीसरी लहर ओमिक्रॉन के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है जी, बिल्कुल शुक्रिया डॉक्टर वी.एन. त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की और उम्मीद करते हैं कि जो सलाह आपके द्वारा, जो सुझाव आपके द्वारा दिए गए हैं उन पर अमल जरूर किया जाए। अनुज, आपके पास आना चाहेंगे, कानपुर में फिलहाल कोविड की क्या कुछ स्थिति है? और क्योंकि आपने जानकारी दी है कि अभी से हॉस्पिटल में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन उसके अलावा भी तो कड़े प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, जगह जगह बाजारों में गैदरिंग हो रही है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है, तो सिर्फ हॉस्पिटल में बेडों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पल्लवी। एक चीज कही जाती है कि प्रिकॉशन बेटर देन क्यूरियस। सबसे अच्छी चीज होती है कि आप बचाव करें, बचाव से ही चीजें ज्यादा बेहतर होती है इलाज की अपेक्षा। इलाज की स्थितियां तो तब आती हैं जब स्थितियां गंभीर हो जाती हैं, लेकिन गंभीर भी तभी होती हैं जब आप प्रिकॉशन नहीं बरतेंगे, आप किसी चीज का बचाव नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर, आप सभी लोग जानते हैं कि कानपुर एक मैनचेस्टर कहा जाता है, एक औद्योगिक राजधानी कही जाती है देश की, और इसके अलावा यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा है। इन सब चीजों को देखते हुए जाहिर सी बात है जनता के ऊपर एक कहीं ना कहीं एक लगाम लगाने की जरूरत है। लोगों को समझने की भी इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सुबह सुबह ही हम लोग देखना शुरू कर देते हैं कानपुर के अंदर कि सब्जी मंडियों में इतनी ज्यादा भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, कोई भी प्रोटोकॉल का नियम नहीं होता, कोई भी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा बस स्टैंड पे भी बहुत ज्यादा भीड़ लगी है, जबकि प्रदेश सरकार की तरफ से एक जारी की गई है गाइडलाइन के सभी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे RT-PCR की जांच करवाई जाएगी और उसके बाद ही यात्रियों का आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन कानपुर के अंदर बातें तो हो रही है, लेकिन कानपुर के अंदर जमीनी धरातल पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, ना ही रेलवे स्टेशन के पास में कोई RT-PCR की टीम बैठ रही है और ना ही बस स्टैंड के पास में कोई टीम बैठ रही है। ऐसे में कानपुर के अंदर अगर कोई भी ओमिक्रॉन का पॉजिटिव केस आता है तो कानपुर के साथ साथ अभी तो पूरे प्रदेश में ये स्थितियां बहुत ज्यादा विकट हो जाएंगी। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत ही ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। यहाँ पर अगर ये ओमिक्रॉन नामक बम फटा तो केवल ये प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय बन जाएगा, खासकर तब जबकि 2022 का चुनाव बिल्कुल सर पर लगा हुआ है और सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो, इस तरह की सारी पार्टियां लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अपने रैलियां करती चली जा रही हैं और भीड़ों को एकत्रित करती चली जा रही हैं। जहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का कोई भी नियम नहीं लागू हो रहा है, खुले तौर से उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में एक तरफ ओमिक्रॉन की भी हम बात कर रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई भी प्रोटोकॉल का नियम नहीं पालन हो रहा। केवल स्वास्थ्य मंत्रालय इस चीज को लेकर अभी तक सजग हो पाया है कि उसने तैयारी करनी शुरू कर दी है, बेड बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और अभी इन सब चीजों की अगर हम बात करते हैं पल्लवी, तो ये दो तरफा बात हो जाती है। एक तरफ बैठक की जा रही है ओमिक्रॉन के लिए और एक तरफ उसी भीड़ को बुलाया जा रहा है कि आ बैल मुझे मार। देखिए अगर भीड़ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वहां पर ये जो ट्रांसमिशन है ओमिक्रॉन का वो 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले इस तरह की जो रैलियां हैं उस पर एक विचार करना चाहिए जो शीर्ष नेता हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात मैं और भी कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से पल्लवी, कि देखिए अगर हम दूसरी लहर की बात करते हैं कोरोना की, तो दूसरी लहर में पता चला था कि ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है, लोग मौत के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, केवल ऑक्सीजन। और स्थितियां ये विकट हो गई थी कि लोगों के घर के गहने, महिलाओं के जेवरात और घर के सारी चीजें, बर्तन बिक गए, लोग ऑक्सीजन एकत्र करने लगे थे, इकट्ठे करने लगे थे और सड़कों पर खड़े होकर के अपने लोगों के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए लंबी लंबी कतारें हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखी है। और उसका एक रीजन ये भी रहा कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी शुरू हो गई थी। लेकिन तीसरी लहर की अगर हम बात करते हैं ओमिक्रॉन की, तो अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय या स्वास्थ्य विभाग या
विश्व के किसी भी ऐसे देश ने इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं करी है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इस पर कौन सी वैक्सीन इफेक्ट करेगी, कौन सी दवा इफेक्ट करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं ये ओमिक्रॉन ऑक्सीजन की जगह कुछ नई चीज लेके आए जिसके हमने अभी से तैयारी तक भी नहीं करी है, और हमें दूसरी से ज्यादा तीसरी लहर का सामना बहुत ही डर और बिल्कुल। भयावह देखिए, ओमिक्रॉन के अलावा ये भी तो देखने में आ रहा है अनुज की कोविड के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। बीच में बिल्कुल कोविड के कम केस आने लगे थे, लेकिन अब फिर से कोविड के केसों में भी उछाल देखने को मिल रहा है, तो ये भी तो चिंता का विषय है। और अभी डिंपल यादव जो कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। तो ये सब किस तरीके से मैनेज सरकार करेगी, लोगों को क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं सरकार की, तो देखिए पल्लवी, सरकार ने कहा कि पिछली दूसरी लहर में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी थी, तो हमने तीसरी लहर में, सरकार का ये कहना है कि हमने तीसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए लगभग 500, प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 551 ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दिए गए हैं, जबकि 23,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमारे पास रेडी अवस्था में, तैयार अवस्था में है, जबकि 6,700 के आसपास हमारे पास बेड है, जिसमें से 3,459 बेड जो है वो वेंटिलेटर है। क्योंकि अगर वेंटिलेशन की भी आवश्यकता पड़ती, वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है तो हम तैयार हैं। लेकिन अगर ये तो बात हो गई सरकार की तैयारी की, लेकिन जनता को भी एक बहुत बड़ी जानकारी रखनी चाहिए कि जनता ने ही दूसरी लहर और पहली लहर का सामना किया था। सरकारों ने उसका बचाव का तरीका निकाला था, उसके लिए नियम लागू किए थे, उसके लिए प्रोटोकॉल जारी किए गए थे, उसके लिए प्रशासन ने मदद करी थी, सहायता करी थी, कोशिश करी थी। लेकिन जो सीधी तौर से जो सामना करना पड़ा था वो जनता को करना पड़ा था, हमें करना पड़ा था, हमारे लोगों को करना पड़ा था, हमारे आसपास के लोगों को करना पड़ा था। तो सबसे पहली चीज है कि हमें खुद से इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है कि हम खुद ऐसी हर चीजों किसी से को दूर अपनी रहें। जिम्मेदारी अब समझनी होगी, तभी जाकर हम इस ओमिक्रॉन नामक वेरिएंट से लड़ पाएंगे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े अनुज, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो देश में न सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं, पुराने वेरिएंट के मामले भी लगातार तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना के पुराने स्ट्रेन के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। ओमिक्रॉन की संक्रामकता दर देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी संख्या में उछाल आने वाला है। ऐसे में भारत में वैक्सीनेशन का काम और तेजी से पूरा करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ओमिक्रॉन वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी को भी चकमा देने में माहिर है, इसलिए अब देश में बूस्टर की भी मांग तेज हो रही है। आपको बता दें कि अक्सर जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो बूस्टर डोज को लेकर अपनी राय प्रकट करते हुए नजर आते हैं, और अब हर कोई बूस्टर डोज के इस्तेमाल की अनुमति चाहता है। महामारी और संक्रामक विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया का कहना है कि ओमिक्रॉन से बचाव में मास्क लगाना, सही वेंटिलेशन रखना और वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना ही हथियार है। घर से बाहर जाए बिना जिनका काम नहीं चल सकता है, बस उन्हें ही बाहर निकलने की जरूरत है। सिर्फ घूमना फिरना है तो बाहर बिल्कुल भी ना निकला जाए। ओमिक्रॉन हो या फिर कोई भी वेरिएंट, बुजुर्गों में इसका खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए इन्हें कोविड युक्त व्यवहार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि अब तक मिले डाटा के अनुसार ओमिक्रॉन में हल्की बीमारी के ही लक्षण दिख रहे हैं। अभी इसके बारे में और डाटा चाहिए। जैसे जैसे मामले बढ़ेंगे इसके लक्षणों के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल हो सकेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक है और इससे बचाव में दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना और दूसरा कोविड नियमों का पालन करना। बूस्टर डोज को लेकर कहा जाता है कि भारत में वैक्सीन की इतनी संख्या है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर लग जाए। हालांकि अभी कई लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगी है, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर्स को तीसरी डोज दिया जाना बहुत जरूरी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि भारत में बूस्टर डोज पूरी तरह वैज्ञानिक निर्णय होगा। जरूरत और समय के हिसाब से लोगों को बूस्टर दिए जाने पर विचार किया जाएगा। वहीं दिल्ली के ILBS अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर SK सरीन ने कहा कि बूस्टर बहुत जरूरी है। जब किसी वैक्सीन की 2 डोज ली जाती है तो आपका सुरक्षा स्तर विशेष रूप से 3 से 6 महीने के बाद कम हो जाता है। तीसरी डोज या बूस्टर के बाद गंभीर संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम हो जाती है। वहीं विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिलहाल पर्यटन को रोक देने में ही भलाई है। देश के कर्तव्य के लिए जरूरी है कि हम कहीं ना जाएं, और इसलिए कई इवेंट्स को कैंसिल करना आवश्यक इस समय समझा जा रहा है।
मध्य प्रदेश के मंदसौर से हमारे संवाददाता कार्तिक मोदी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कार्तिक, मंदसौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए? बता दूं कि कोरोना के जो नए वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उससे लड़ने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर लगातार तैयारियां कर रहा है। यहाँ पर जिला अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट और बच्चों के लिए स्पेशल केयर सेंटर और एक वार्ड अलग से बनाया गया है। लेकिन बात करें कोरोना के हमले को लेकर तो मंदसौर जिले के पास लगने वाले लगभग 3 जिलों में कोरोना की एंट्री वापस हो चुकी है और इसे लेकर अब अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लेकिन मार्केट में, बाजारों में, अस्पतालों में और शिक्षण संस्थानों में देखने में आ रहा है कि कोरोना की गाइडलाइंस का लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ऐसे में यदि सावधानी नहीं रखी गई तो कहीं न कहीं आने वाला समय हम सबके लिए चिंताजनक हो सकता है। कार्तिक, अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो क्या शिवराज सरकार की तरफ से कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है? क्योंकि ये वक्त आ गया है कि जब कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएं, जैसे कि दिल्ली सरकार ने अब कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो ऐसे में शिवराज सरकार से क्या उम्मीद की जाए? जी, कड़े प्रतिबंधों की अगर हम बात करें तो अभी क्रिसमस का टाइम है और इसके जस्ट बाद जो है 31 दिसंबर और न्यू ईयर आने वाला है। ऐसे में लोगों में उत्साह रहता है सेलिब्रेशन करने को लेकर, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने ऐसे किसी भी प्रकार के सेलिब्रेशन पर रोक लगाई है, तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार भी कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए इस प्रकार का कदम उठा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया कार्तिक, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो पीएम मोदी ओमिक्रॉन को लेकर बैठक करने वाले हैं, इस तरह की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के सीएम के द्वारा भी बैठक की जाएगी। ओमिक्रॉन से बचने के लिए हर राज्य अब सतर्क होता दिख रहा है और एक रिपोर्ट का ये भी कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो फरवरी में आ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाए हैं। भारत में वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से फरवरी 2022 में कोविड की नई लहर आ सकती है। भारत में वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से फरवरी 2022 में कोविड की नई लहर आ सकती है। इस तरह की वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। महामारी पर नजर रखने के सूत्र मॉडल के बारे में 2 वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है। आपको बता दें कि ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का कि फरवरी तक स्थितियां ज्यादा खराब हो सकती हैं। इस नए वेरिएंट की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका से हुई थी। अगर इसके खिलाफ कोई ठोस उपाय किए जाएं तो नए संस्करण का प्रसार तेजी से तो होगा, लेकिन शिखर पर पहुंचने के बाद वह तेज गति से गिरना भी शुरू कर देगा। दक्षिण अफ्रीका में मामलों की संख्या 3 सप्ताह में चरम पर है, हालांकि यहां अब गिरावट शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में कोविड के मामलों की औसत संख्या 15 दिसंबर को लगभग 23,000 के उच्च स्तर पर पहुंच गई और अब 20,000 से नीचे आ गई है। कोरोना के ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके बारे में अभी बहुत कुछ जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। ये कहना भी मुश्किल है कि यह प्राकृतिक रूप से बचाता है या फिर टीकाकरण के माध्यम से। तो यानी कि जैसे जैसे मामले तेज गति से बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल हो पाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के कई मॉडलिंग के आधार पर नवीनतम अनुमान के अनुसार दैनिक नए मामले वर्तमान सीमा के भीतर रहने की संभावना है। जनवरी के पहले सप्ताह में अस्पताल में भर्ती और मृत्यु दर में वृद्धि देखी जा सकती है। इनका मानना है कि ओमिक्रॉन के मामलों में मौजूदा वृद्धि से आने वाले हफ्तों में राष्ट्रीय उछाल आने की संभावना है। इसमें नए संक्रमणों की दैनिक संख्या पिछले शिखर से अधिक हो सकती है। तो भारत में जनवरी फरवरी तक पीक पर होगी कोविड की तीसरी लहर, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर नए साल में दिखना शुरू हो जाएगा। जनवरी 2022 के अंतिम सप्ताह और फरवरी की शुरुआत में इस वेरिएंट से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या पीक पर होगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर और डिप्टी डायरेक्टर मनिंदर अग्रवाल ने भी यह दावा किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।